हेलो स्टूडेंट, ओनली फॉर केम क्लासेस पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम बात कर लें तो आज से हम हाई स्कूल का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम हाई स्कूल की विज्ञान को पढ़ाने वाले हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आप हम विज्ञान की पाठशाला को स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे जो विज्ञान का पहला अध्याय है, पहला चैप्टर है, वो क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की बात करने वाले हैं। अब आखिरकार आपका सवाल है कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। तो इसमें हम भौतिक अभिक्रियाएं मतलब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की बात करने वाले हैं, और रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण क्या होते हैं और उनके उदाहरण क्या होते हैं, तो उनकी बात करने वाले हैं। तो आपको बोर्ड पर साफ साफ दिख रहा होगा कि हम किस चीज़ से स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नई सोच और एक नई उमंग के साथ। तो पहला जो हमारा उदाहरण है, आपको एक फल दिख रहा होगा जो दो पार्ट में डिवाइड है, जिसे काटा जा रहा है। जब भी हम किसी फल को काटते हैं तो वह दो हिस्सों में बढ़ जाता है, तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास फल है, तो हम किसका क्या कर रहे हैं? हम फल को काट रहे हैं। तो क्या फल को काटने पर, फल को जब हम काटते हैं तो उसका आकार बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आकार में परिवर्तन हो रहा है। तो हम इस उदाहरण से समझते हैं, हम फल को, क्या है हमारा फल? सेब है। हम सेब को काट रहे हैं और सेब दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, दो भागों में बढ़ रहा है, तो उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन उसके क्या मूल गुण में परिवर्तन हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। पहले भी सेब था, जब उसको हमने काट दिया तब भी हमारे पास सेब है। उसके कोई पदार्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल और केवल उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। हम अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है जो एक बर्फ का टुकड़ा है जो लगातार पिघल रहा है। तो बर्फ का टुकड़ा जब है तो हमारे पास बड़ा टुकड़ा है पहले, और वो क्या है? पिघल रहा है, तो छोटा टुकड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भी आकार में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन क्या उसके मूल गुण में परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। बर्फ पहले भी हमारे पास बर्फ था, पिघलने के बाद भी हमारे पास बर्फ है, लेकिन क्या हो रहा है? पहले बर्फ का टुकड़ा बड़ा था, फिर बर्फ का टुकड़ा छोटा हो गया, मतलब आकार में परिवर्तन हो रहा है। तो अभी तक हमने दो एग्जाम्पल देखे जिसमें दोनों में क्या हो रहा है? आकार में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उनके मूल गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर जो हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो तीसरा एग्जाम्पल हमारा पेंसिल का है। तो पेंसिल जो हमारी दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, दो टुकड़ों में बढ़ रही है। तो पहले हमारे पास पेंसिल बड़ी होगी, फिर उसको हमने काटा तो दो टुकड़े हो गए, मतलब उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसके मूल गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पेंसिल पहले भी लकड़ी की थी, उसको काटने के बाद भी वह लकड़ी की है, लेकिन क्या हो रहा है? उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। पहले बड़ी पेंसिल थी, फिर जब को काटा तो दो छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो यहाँ पर भी आकार में परिवर्तन हो रहा है। तो हमने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल देखे उसमें क्या हो रहा है? आकार में परिवर्तन हो रहा है, मतलब अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जब किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, आकार में परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? इस बात को सीक्रेट रखते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको बोर्ड पर कुछ और एग्जाम्पल दिख रहे होंगे। तो हम अपने पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, आपको दिख रहा होगा एक लकड़ी का कट्ठर है जो लगातार जल रहा है। तो लकड़ी जब जलेगी तो क्या होगा? तो हम बोल सकते हैं लकड़ी के जलने से क्या होगा? लकड़ी जब जलेगी तो उसके मूल गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। जब मूल गुणों में परिवर्तन होगा तो हमारे पास क्या होगा? मतलब पूरा का पूरा पदार्थ बदल जाएगा। तो जब पूरा का पूरा पदार्थ बदल जाएगा तो एक नया पदार्थ बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं नया पदार्थ बनेगा, और जिस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है? मोमबत्ती का जलना, अंधकार से उजाले की तरफ बढ़ना। तो जैसा कि हम बात करते हैं, जब हम मोमबत्ती को जलाएंगे तो उसका साइज घटता जाएगा, मतलब बत्ती का साइज घटता जाएगा। तो बत्ती के साइज को हम पुनः क्या प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं प्राप्त कर सकते। तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था को पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता, ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो अब हम अपने सीक्रेट को खत्म करते हैं, और जैसा कि आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की बात करने वाले हैं। हमने जो पहले तीन एग्जाम्पल लिए थे जिसमें आकार व अवस्था बदल रही थी,
और मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था तो उन्हें हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो अभी जो हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें लकड़ी का जलना और मोमबत्ती का जलना, इसमें क्या हो रहा था, मूल गुणों में परिवर्तन हो रहा था और पदार्थ की हम पुनः प्रारंभिक अवस्था को नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ से आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का थोड़ा थोड़ा आइडिया लग चुका होगा, लेकिन पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं आई है। तो आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को पढ़ने वाले हैं और इन्हें एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिससे आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं। हमारी हेडिंग पड़ी हुई है भौतिक परिवर्तन। तो वह परिवर्तन जिसमें भौतिक गुण जैसे आकार व अवस्था में परिवर्तन होता है, आकार या अवस्था में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आकार या अवस्था में परिवर्तन होता है, उसी को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। हम पिछले एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं कि आखिरकार भौतिक परिवर्तन क्या है। हमने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया था फल का काटना। फल, तो हम फल में किस फल को लिया था, सेब को काट रहे थे। जब सेब को काट रहे थे तो वह दो टुकड़ों में बट रहा था। सबसे पहले हमारे पास पूरा सेब होगा, फिर हमने उसको काटा तो वह दो टुकड़ों में बट गया, मतलब उसके आकार में परिवर्तन हो रहा था। तो उम्मीद करता हूं यह पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि आकार या अवस्था में परिवर्तन, मतलब आकार या अवस्था में परिवर्तन हो रहा था जब हम फल को काट रहे थे। उसके बाद अगला पॉइंट है पदार्थ के मूल गुणों संगठन, मतलब मूल गुणों संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मूल गुणों संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम जब सेब को काट रहे थे तो वो दो टुकड़ों में बढ़ रहा था, मतलब उसके आकार में परिवर्तन हो रहा था, उसके मूल गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। अब ना हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसे हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल सही सुनने हैं आप। हमने लिया था बर्फ का पिघलना। तो बर्फ के पिघलने में हमारे पास बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा था जो लगातार पिघल रहा था। जब वह बर्फ का टुकड़ा पिघल रहा था तो उसका आकार छोटा हो रहा था, मतलब उसकी आकार या अवस्था में परिवर्तन हो रहा था, लेकिन था तो वह बर्फ ही, उसके मूल गुणों में कोई परिवर्तन हो रहा था, नहीं हो रहा था। बर्फ का टुकड़ा बड़ा था, पिघलने के बाद छोटा हो गया, लेकिन था तो वह बर्फ ही, उसके आकार में परिवर्तन हो रहा था, मूल गुण में परिवर्तन नहीं हो रहा था। जब किसी आकार या अवस्था में परिवर्तन होता है, मूल गुण में परिवर्तन नहीं होता है, उसी परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि आखिरकार भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, भौतिक परिवर्तन के गुण की बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है आकार व अवस्था में बदलाव होता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आकार या अवस्था में परिवर्तन होता है, जिसे हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। नंबर दूसरा पॉइंट है यह एक अस्थायी परिवर्तन है। अब आपको ये समझ में आने वाला है कि आखिरकार अस्थायी परिवर्तन क्या होता है। ऐसा परिवर्तन जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं अस्थायी परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जो अस्थायी परिवर्तन होता है, जिसमें हम वस्तु को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पिछली वस्तु को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हमने बर्फ के टुकड़े से समझा था। उसके बाद अपने तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इस पॉइंट को भी अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। नंबर 4 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है, और जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है उसे उत्क्रमणी अभिक्रिया बोलते हैं, उसे हम उत्क्रमणी अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये हमारे पास भौतिक परिवर्तन के 4 पॉइंट हैं, जिन्हें हम एक एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। आज के बाद आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी कि आखिरकार भौतिक परिवर्तन क्या होता है। इसलिए तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हमने सबसे पहले जल को लिया। अब जल को हमने क्या किया, फ्रीज में रख दिया। फ्रीज में जब हम जल को फ्रीज में रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, बर्फ प्राप्त हो जाएगा। और जब हम बर्फ को धूप में रख देंगे तो हमें जल प्राप्त हो जाएगा। अब जल हमारा क्या है, आपको अच्छे से पता है कि जल हमारा लिक्विड होता है, मतलब द्रव होता है, और बर्फ क्या होता है, ठोस होता है, मतलब सॉलिड होता है। तो हम बोल सकते हैं बर्फ हमारा सॉलिड होता है। तो सबसे पहले हम पॉइंट को क्लियर करते हैं, जल को जब हम फ्रीज में रख रहे हैं तो हमें बर्फ मिल रहा है, बर्फ को जो हम धूप में रख रहे हैं तो हमें जल मिल रहा है। तो आकार और अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जल को जब हम फ्रीज में रखे हैं तो बर्फ मिल रहा है, मतलब ठोस मिल रहा है, और जब हम बर्फ को धूप में रख रहे हैं तो हमें जल मिल रहा है, मतलब द्रव मिल रहा है। तो यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ठोस से द्रव मिल रहा है, द्रव से ठोस मिल रहा है। तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ से क्लियर होता है,
अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, मतलब आकार में परिवर्तन हो रहा है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यह एक अस्थायी परिवर्तन है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी का मतलब हम अभी अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, अब इस एग्जाम्पल से भी क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ जल है और जल से बर्फ मिल रहा है और बर्फ से हमें क्या मिल रहा है, जल मिल रहा है। तो वही परिवर्तन जो पुनः प्राप्त होते रहते हैं उन्हें अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। तो इसी एग्जाम्पल से हमारा अस्थायी वाला पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है, पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो इस पॉइंट को भी इस एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखिए जल को जब हम फ्रीज में रख रहे हैं तो हमें बर्फ मिल रहा है और बर्फ को जब हम धूप में रखेंगे तो हमें जल मिलेगा। तो हमें जल से बर्फ और बर्फ से जल, तो हम पदार्थ को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। जल से पुनः हम बर्फ को प्राप्त कर लेंगे, बर्फ से पुनः हम जल को प्राप्त कर लेंगे। तो यही वो परिवर्तन है जिसमें पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जाता है। और जिस परिवर्तन में पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। किसके? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब अपने हम चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। अब दोनों दिशाओं में कैसे हो रही है, इस एग्जाम्पल से इसको भी क्लियर करने वाले हैं। जल को जब हम फ्रीज में रख रहे हैं तो हमें बर्फ मिल रहा है। तो अभिक्रिया हमारी अग्र दिशा में जा रही, मतलब फॉरवर्ड दिशा में जा रही है। बर्फ को जब हम धूप में रखेंगे तो हमें जल प्राप्त हो रहा है, मतलब अभिक्रिया हमारी प्रतीप बोलें तो बैकवर्ड दिशा में जा रही है। और जो अभिक्रिया अग्र और प्रतीप दोनों दिशाओं में होती हैं उन अभिक्रियाओं को हम उत्क्रमणी अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्क्रमणी अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहां से चौथा पॉइंट भी क्लियर हो चुका है कि भौतिक परिवर्तन हमारे कैसे परिवर्तन होते हैं, जिसमें उत्क्रमणी अभिक्रिया होती है, मतलब दोनों दिशाओं में अभिक्रिया होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको भौतिक परिवर्तन यहां से बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि आखिरकार भौतिक परिवर्तन क्या होता है। आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो भौतिक परिवर्तन के हमारे पास ये कुछ और एग्जाम्पल जिनसे आपको भौतिक परिवर्तन और अच्छे से क्लियर होने वाला है। इन एग्जाम्पल को अभी हम डिस्कस कर चुके थे, फिर भी हमने इनको डाल दिया है ताकि आपके नोट अच्छे से बन सके। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम भौतिक परिवर्तन को डिस्कस कर चुके हैं। भौतिक परिवर्तन के बाद हम रासायनिक परिवर्तन की बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको हेडिंग से पता चल रहा होगा कि हम रासायनिक परिवर्तन की बात करने वाले हैं। अब इसकी डिफिनीशन को हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुणों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मूल गुणों में परिवर्तन होता है। जब मूल गुण में परिवर्तन होगा तो उससे हमें एक नया पदार्थ प्राप्त होगा। तो आगे हमारा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस परिवर्तन से नया पदार्थ प्राप्त होता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जब मूल गुण में परिवर्तन हुआ तो हमें नया पदार्थ प्राप्त हुआ, अतः पुराने पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जब हमारे पास नया पदार्थ प्राप्त होगा तो हम उससे क्या, पुराना पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते। और इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, इसे ही हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने डिफिनीशन को जान लिया। अब डिफिनीशन को एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। हमने लकड़ी के जलने वाला एग्जाम्पल लिया था। जब हमने लकड़ी को जलाया, लकड़ी को जलाने के बाद उससे हमें क्या मिला, राख मिला, मतलब उसके मूल गुण में परिवर्तन हुआ। मूल गुण में परिवर्तन के पश्चात हमें एक नया पदार्थ राख मिला। राख हमारी पाउडर टाइप की होती है, मतलब लकड़ी हमारे पास ठोस थी, उसके बाद उसके मूल गुण में परिवर्तन हुआ और हमें राख पाउडर टाइप का प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने यह सीखा कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन हो जाता है और एक नया पदार्थ प्राप्त हो जाता है और पुराने पदार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते। मतलब राख से हम लकड़ी को प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल असंभव बात है, राख से लकड़ी को पुनः नहीं प्राप्त कर सकते। तो यहाँ से हमने जान लिया है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है नया पदार्थ प्राप्त होता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, नया पदार्थ प्राप्त होता है जब मूल गुण में परिवर्तन होता है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, पदार्थ के मूल गुण में परिवर्तन होता है। मूल गुण में जब परिवर्तन होगा तभी तो नया पदार्थ प्राप्त होगा। तो इस पॉइंट को भी क्लियर कर लिया। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यह एक स्थायी परिवर्तन है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, रासायनिक परिवर्तन
परिवर्तन परमानेंट परिवर्तन है, एक बार हो गया दोबारा उसे बैकवर्ड नहीं कर सकते, मतलब एक स्थायी परिवर्तन है। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, लकड़ी को जलाने पर राख ही प्राप्त होगी, राख से हम लकड़ी को नहीं प्राप्त कर सकते, तो प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यह अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, रासायनिक अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है, और जो अभिक्रियाएं एक ही दिशा में होती हैं उन्हें हम अपनी रासायनिक विज्ञान में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। और रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी एक ही दिशा में होने वाली अभिक्रियाएं हैं, मतलब अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। तो हमारे रासायनिक परिवर्तन के टोटल 5 गुण हैं, जिन्हें हमने एक एक करके देख लिया है। अब इनको हम और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे आपको ये 5 पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। तो हमारा जो एग्जाम्पल है, हमने क्या लिया है, हमने दूध को लिया और दूध का क्या कर दिया, किण्वन कराकर हमने उसका क्या बना दिया, दही बना दिया। अब हमारे पास क्या बन गया है, दूध से दही बन गया है। अब दूध से दही बन गया मतलब नया पदार्थ बन गया। दूध एक अलग पदार्थ है, दही एक अलग पदार्थ है, तो दूध से दही बन गया। तो यहाँ से हमारा पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि दूध से दही बनना हमारा एक नया पदार्थ बन चुका है। उसके बाद अगर जो हम बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट हमारा है पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन हो गया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, पदार्थ के मूल गुण में परिवर्तन हो चुका है। दूध एक अलग प्रॉपर्टी का है, दही एक अलग प्रॉपर्टी का है। दही खट्टा होता है, दूध खट्टा नहीं होता है। दही हल्का ठोसी पदार्थ है, दूध एक द्रव पदार्थ है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ कि पदार्थ के गुणों में परिवर्तन हो गया है, कि मूल गुणों में यहाँ पर क्या परिवर्तन हो चुका है। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। अपने हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यह एक स्थायी परिवर्तन है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर जो स्थायी परिवर्तन की बात करते हैं तो दूध से दही बन गया है। क्या दही से दूध बन सकता है? इम्पॉसिबल, या कभी नहीं हो सकता कि हम दही से दूध बना दें, क्योंकि एक बार जब यह अभिक्रिया हो जाएगी दोबारा वापसी नहीं होगी। तो हम बोल सकते हैं यह एक स्थायी परिवर्तन है। तीसरा पॉइंट भी यहाँ से क्लियर हो चुका है कि दूध से दही बनना मतलब रासायनिक अभिक्रिया एक स्थायी परिवर्तन होता है। उसके बाद अपने चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या दूध बनने के बाद दही बन गया, दही से क्या दूध पुनः प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं प्राप्त कर सकते। दूध हमारा प्रारंभिक पदार्थ था, प्रारंभिक पदार्थ में क्रिया हुई, क्रिया होने के बाद दही बना। दही से क्या हम दूध बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। तो हम बोल सकते हैं प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो चौथा पॉइंट भी यहाँ से क्लियर हो चुका है। अब हम अपने 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यह अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दूध से दही बन गया, दही से दूध नहीं बनेगा। एक ही डायरेक्शन में अभिक्रिया चल रही है और वह अभिक्रिया अग्र दिशा में चल रही है। और जो अभिक्रिया हमारी एक ही दिशा में चलती है उसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा 5वां पॉइंट भी क्लियर हो चुका है कि रासायनिक परिवर्तन एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। क्या होती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। यहाँ से हमें रासायनिक परिवर्तन का आइडिया लग चुका होगा कि आखिरकार रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन और अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाले कि आखिरकार रासायनिक परिवर्तन क्या होगा। अब आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे नोट्स बनाने में आसानी हो सके। तो ये हमारे कुछ और एग्जाम्पल हैं रासायनिक परिवर्तन के। पहला हमारा एग्जाम्पल है क्या, दूध से दही का बनना, जिसे हमने अभी डिस्कस किया। फिर दूसरा हमारा एग्जाम्पल है मोमबत्ती का जलना। अब मोमबत्ती के जलने में मैं आप लोगों को 2 पॉइंट बताने वाला हूँ। मोमबत्ती का जलना एक फिजिकल मतलब भौतिक परिवर्तन है। जब मोम पिघलता है तो भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि हम मोम जब पिघल गया उसे हम फिर से जमा सकते हैं, तो पुनः प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। तो मतलब यह एक भौतिक परिवर्तन हो गया। अब मोमबत्ती जो है उसमें जो बत्ती है वो जो जल रही है, क्या हम बत्ती को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो जो बत्ती का जलना है
वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, और मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। तो हमने मोमबत्ती के जलने से दोनों प्रॉपर्टी को समझ लिया। उसके बाद हमारा तीसरा एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जब हमारे पास लोहा पहले चमकदार होता है, जब वायु और नमी में वो आ जाता है तो उस पर मोटी परत लग गई है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि लाल लाल मोटी परत लग चुकी है। यह एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इन एग्जाम्पल से भी हमें रासायनिक परिवर्तन अच्छे से क्लियर हो चुका है। इसका भी एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी तक हमने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो भौतिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन है, इनसे भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कौन सा आता है, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा किस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर आता है। तो यहाँ पर टोटल 5 पॉइंट हैं, जिन्हें हमने एक एक करके एग्जाम्पल से क्लियर कर लिया है, और आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ताकि अब हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो जैसा कि हेडिंग पड़ी हुई है रासायनिक अभिक्रिया, तो सुनिएगा ध्यान से। हमने इसकी डिफिनीशन को लिख दिया है। जब क्या करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ, बिल्कुल सही सुनने हैं, नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या उससे ज़्यादा पदार्थ आपस में मिलते हैं, और जब मिलेंगे तो उनके बीच क्या होगा, अभिक्रिया होगी, जिससे हमारे पास एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ मिलेगा। उसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। उसके बाद अब आपका सवाल है कि आखिरकार हमने रासायनिक अभिक्रिया तो जान ली, ठीक है। उसके बाद अब हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचानेंगे कैसे, कि आखिरकार रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका क्या होगा। तो हमारा अगला हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका। अब हम 4 तरीके से रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन से रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। दूसरा है रंग में परिवर्तन से। तीसरा है तापमान के परिवर्तन से। चौथा पॉइंट है गैस का उत्सर्जन से। अब गैस के उत्सर्जन से भी हम रासायनिक अभिक्रिया का पता लगा सकते हैं कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। अब आपका सवाल कि आखिरकार हमने जान तो लिया हमारे पास 4 तरीके होते हैं, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे। तो इन चारों पॉइंट को हम एक एक करके क्लियर करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को हम अवस्था से कैसे पहचानेंगे, और तापमान में परिवर्तन से कैसे पहचानेंगे, गैस के उत्सर्जन से कैसे पहचानेंगे, रंग में परिवर्तन से कैसे पहचानेंगे। एक एक करके हर पॉइंट को क्लियर करते हैं। तो पहले पॉइंट को क्लियर करते हैं, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन से, तो सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन से रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है मैग्नीशियम का दहन। अब मैग्नीशियम का दहन, अब सवाल है कि मैग्नीशियम क्या है। तो मैग्नीशियम हमारी एक धातु है जिसका सिंबल, जिसे हम Mg से दर्शाते हैं, और ये हमारी क्या है, एक धातु है। और दहन का मतलब होता है जलना, और जलता किस में है, ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो O2 होता है। अब मैग्नीशियम हो गया और इसका दहन कर रहे हैं, मतलब मैग्नीशियम को जला रहे हैं। किस में जला रहे हैं, ऑक्सीजन में जलाते हैं। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो हमें MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। अब सुनिएगा ध्यान से, जो मैग्नीशियम हमारी है वो क्या है, धातु है, सॉलिड है, मतलब ठोस है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के नाम ही से पता चल रहा है कि ऑक्सीजन गैस होती है। उसके बाद ये दोनों आपस में रिएक्शन किया, 2 या 2 से अधिक पदार्थ हैं, आपस में रिएक्शन करा और हमारे पास बना MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, लेकिन जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो हमें एक पाउडर की फॉर्म में प्राप्त होता है, या एक चूड़ की फॉर्म में बोल सकते हैं, या पाउडर की फॉर्म में बोल सकते हैं। तो हमें एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ प्राप्त हुआ। 2 पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। सॉलिड और गैस मिलकर पाउडर का निर्माण कर रहे हैं, एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अवस्था में परिवर्तन से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, इसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। मैग्नीशियम
ऑक्साइड। तो यहाँ से हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है। अवस्था में परिवर्तन से कैसे हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करते हैं, इस रिएक्शन से जान चुके हैं। इस रिएक्शन को आप इस उदाहरण में लिख लेना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, तो इसमें आप इसको उदाहरण को लिख लेना। तो हमने पहला पॉइंट क्लियर कर लिया है, अवस्था में परिवर्तन। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो दूसरा पॉइंट है रंग में परिवर्तन। अब इसको हम एक क्रियाकलाप से समझेंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, एक हमारे पास परखनली है और परखनली में कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब आपका सवाल कि सर आखिरकार ये विलयन क्या होता है, तो विलयन वो होता है जो जली माध्यम में होता है। उसके बाद उसमें हमने लोहे की छड़ डाल रखी है और लोहे की छड़ डाल रखी है, लोहे का सिंबल होता है Fe। तो हमारे पास कॉपर सल्फेट का विलयन है। कॉपर सल्फेट का जो सूत्र होता है वो CuSO4 होता है और उसमें हमने लोहे की छड़ डाल रखी है। लोहे की छड़ Fe है और Fe क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है। Fe जो होता है, आयरन जो होता है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्रियाशील होता है। या कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा, मतलब FeSO4 बना लेगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। अब आपका सवाल कि आखिरकार सर ये इसने इसको विस्थापित क्यों कर दिया, तो इसको मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा। जब विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि कौन सा तत्व किस तत्व को विस्थापित कर देता है, कि कौन सा तत्व किस तत्व से ज्यादा क्रियाशील है। इस बात को अगले चैप्टर में क्लियर करेंगे। अब बात आती है, जो कॉपर सल्फेट होता है वो नीला होता है और क्या करता है, Fe इसको विस्थापित कर देता है, तो FeSO4 आयरन सल्फेट बना लेता है। जब आयरन सल्फेट की बात करते हैं तो ये हरे कलर का हो जाता है। जैसा कि आपको टेस्ट ट्यूब में दिख रहा होगा कि आयरन की जो छड़ है, लोहे की जो कील है, उस पर हरे कलर की परत चढ़ चुकी है। तो यहाँ से हमारा दूसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ कि रंग में परिवर्तन से भी हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट अच्छे से क्लियर कर लिया है और तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट है हमारा ताप में परिवर्तन। अब यहाँ पर हमने एक चित्र को लिया है। चित्र से मेरा मतलब है हमने एक क्रियाकलाप को लिया है जिसमें एक शंक्वाकार फ्लास्क है, जिसमें एक कार्क लगा हुआ है और एक छड़ है वो कांच की है, जिससे हमारे पास H2 गैस निकल रही है। और फ्लास्क में हमने क्या लिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है। सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा अम्लों का राजा होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बोले तो H2SO4 होता है। उसके बाद H2SO4 में हमारा जस्ता पड़ा हुआ है, जस्ते का सिंबल प्रतीक Zn होता है। तो हमने फ्लास्क में क्या लिया हुआ है, हमने फ्लास्क में H2SO4 लिया है और उसी में हमारा जस्ता पड़ा हुआ है। और जस्ता क्या होता है, हाइड्रोजन से क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है। ये इससे ज्यादा क्रियाशील होता है, हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील होता है। हाइड्रोजन बोले तो H2 इससे ज्यादा क्रियाशील है। ये क्या करेगा, H2SO4 से H2 को विस्थापित कर देगा और H2 को विस्थापित कर देगा और क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा और H2 को विस्थापित मतलब उत्सर्जित कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब तापमान में परिवर्तन कैसे हुआ, जब भी हमारे पास रिएक्शन में गैस निकलती है तो वहां पर तापमान में परिवर्तन होता है, तब भी गैस निकलती है। तो यहाँ से हमारा तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ कि तापमान में परिवर्तन से हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। और H2 गैस आपको चित्र में दिख रही होगी कि वो जो परखनली है, मतलब वो जो उसमें कांच की छड़ है उससे निकल रही है। तो यहाँ से तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ। तो अब हम चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, गैस का उत्सर्जन। गैस के उत्सर्जन को भी हम इसी क्रियाकलाप से समझने वाले हैं, इसी पीरियडिकल से समझने वाले हैं। तो हमारे पास फ्लास्क में क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है और उसमें जस्ता पड़ा हुआ है, जस्ता पड़ा हुआ है और सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो H2SO4 और जस्ता बोले तो Zn, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। और जिंक क्या है, ज्यादा क्रियाशील है, जस्ता ज्यादा क्रियाशील है, हाइड्रोजन को स्थापित कर देगा और ZnSO4 बना लेगा।
और हाइड्रोजन जब विस्थापित होगा तो वह गैस की फॉर्म में निकल जाएगा जो छड़ से निकल रहा है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि हम रासायनिक अभिक्रिया को गैस के उत्सर्जन से पता लगा सकते हैं। तो गैस के उत्सर्जन से भी हम अपनी रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। तो यहाँ से हमारे चारों पॉइंट क्लियर हुए। अब अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो जैसा कि आपको हेडिंग से पता चल रहा हो कि रासायनिक समीकरण को डिस्कस करने वाले हैं, तो इसकी डिफिनीशन लिखी हुई है। रासायनिक समीकरण को प्रतीकों या सूत्रों के द्वारा, इसको रासायनिक समीकरण को प्रतीकों या सूत्रों के द्वारा निरूपित करना, मतलब प्रदर्शित करना तथा उनको सरल करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों या प्रतीकों या उसको सरल फॉर्म में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसके बाद अगर जो हम बात करते हैं कि आखिरकार रासायनिक समीकरण को लिखने का कारण क्या रहा, कि आखिरकार हम रासायनिक समीकरण को क्यों लिखते हैं, तो अगला हमारा यही टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण को लिखने का कारण। तो अब आपका सवाल यह है कि आखिरकार सर आपने ये बता दिया कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, उसको क्या करने के लिए? उसके प्रतीकों और सूत्रों के रूप में। अब ये बताइए सर कि आखिरकार हम इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते क्यों हैं? रासायनिक समीकरण को लिखने का कारण क्या रहा? तो हमारी यही हेडिंग है, रासायनिक समीकरण को लिखने का कारण। तो इसके हमारे पास टोटल 3 कारण हैं। टोटल हमारे पास 3 कारण हैं। अभिक्रिया को सरल करना, ये तो हमारा पहला कारण हो गया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम सरल फॉर्म में लिखते हैं। दूसरे कारण की बात करते हैं, पूर्ण जानकारी प्राप्त होना। जब हम रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं तो हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। तीसरा पॉइंट है समय की बचत होना। जब हम रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे समय की बचत हो जाती है। इन तीनों पॉइंट को हम इस उदाहरण से अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो उदाहरण की बात करते हैं तो कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जब कार्बन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। तो ये हमारा एक लॉन्ग फॉर्म में लिखा हुआ है। इस अभिक्रिया को हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हमें रासायनिक समीकरण का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम इसे 2 तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहला तरीके की बात करते हैं तो शाब्दिक संकेत की बात करते हैं। शाब्दिक संकेत, शाब्दिक संकेत की बात कर लें तो हमारे पास कार्बन है। कार्बन को हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं। किसके साथ जला रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं। ऑक्सीजन के साथ जब जला रहे हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो रही है। तो ये तो हमारा एक शाब्दिक संकेत के रूप में लिखना हो गया। दूसरे अगर जो बात करते हैं अपने टाइप की, तो हमारा जो दूसरा टाइप है वो होता है प्रतीक के रूप में लिखना। प्रतीक या सूत्रों के रूप में, प्रतीक या सूत्रों के रूप में लिखना। अब प्रतीक और सूत्रों की बात कर लें तो कार्बन का सिंबल हमारा होता है C, और अगर जो ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसे हम O2 से लिखते हैं। और इन दोनों की रिएक्शन से, अभिक्रिया से हमें क्या मिल रहा है? हमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र, प्रतीक CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी दुनिया में 0.03% है, 1% से भी कम है। तो यहाँ से हमारे तीनों पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। अभिक्रिया को सरल करना, तो हमने अभिक्रिया को सरल कर दिया। ये हमारी लॉन्ग फॉर्म में अभिक्रिया लिखी हुई थी, इसको हमने सरल फॉर्म में लिखा। कार्बन और ऑक्सीजन को जब हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। दूसरे फॉर्म में हमने और इसको सरल कर दिया प्रतीक के रूप में, पूर्ण जानकारी प्राप्त होना। जब हमने प्रतीक के रूप में लिखा कार्बन और ऑक्सीजन जब एक साथ अभिक्रिया की तो CO2 मिला, तो पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई कि कार्बन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है।
तीसरा पॉइंट है समय की बचत होना। समय की बचत हो गई। तो हमने इतना सब लिखा तो हमें टाइम लगा, लेकिन इनको जब हम सांकेतिक रूप में लिख दिया कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो समय कम लगा। उसके बाद अगर जो बात कर लेते हैं, जब इसके संकेत के बाद प्रतीक के रूप में लिखा तो हमें और कम समय लगा और हम जल्द से जल्द अपनी अभिक्रिया को पूर्ण कर लिया। तो यही हमारे पास कारण है रासायनिक समीकरण को लिखने का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा कि रासायनिक अभिक्रिया को हम समीकरण की फॉर्म में क्यों लिखते हैं। आप इसका एक बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद बात आती है कि आखिरकार हम रासायनिक समीकरण को लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका क्या होगा। तो उसी की बात करने वाले हैं, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमारी हेडिंग पड़ी हुई है रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं और एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं तो रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। जो रासायनिक समीकरण होती है वह रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं रासायनिक समीकरण के तत्वों के प्रतीक के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। इसके साथ भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। अब आपका सवाल कि आखिरकार सर भौतिक अवस्था क्या होती है, तो हमारे पास टोटल 4 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। अब बात यह है कि कौन कौन होती हैं। तो हमारे पास पहली अवस्था होती है ठोस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एस यूज करते हैं। उसके बाद अगर जो हम बोलें तो दूसरी हमारी होती है द्रव, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लिक्विड, और इसके लिए हम स्मॉल एल का प्रतीक यूज करते हैं। उसके बाद हमारी तीसरी जो होती है वो होती है गैस, और गैस के बाद तीसरी हमारी है गैस के लिए हम स्मॉल जी का प्रतीक यूज करते हैं। उसके बाद हमारी एक चौथी होती है जली विलयन। क्या होती है, जली, और जली के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्वस यूज करते हैं, और एक्वस का प्रतीक होता है एक्यू। तो हमारे पास टोटल 4 भौतिक अवस्थाएं होती हैं और इनको हम अभी रिएक्शन में अच्छे समझेंगे। ताप और उत्प्रेरक तीर पर लिखे जाते हैं। जो अभिक्रिया का एरो होता है उस पर ताप और उत्प्रेरक लिखे जाते हैं। अब इन पॉइंट को हम एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ जाए। उदाहरण की बात करते हैं तो हमने क्या लिया, हमने लिया है H2SO4 जिसको आप बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। हमने लिया है Zn को आप बोलते हैं जस्ता, और जस्ता रिएक्शन कर रहा है किससे, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो अम्लों का राजा होता है, और बनता है हमारे पास ZnSO4 जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब इससे हम अपने सारे पॉइंट क्लियर करते हैं। जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कैसे फॉर्म में है, जली फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, इसके लिए हम एल यूज करेंगे। जस्ता होता है, जिंक होता है, वो ठोस फॉर्म में होता है, तो इस इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे, और सॉलिड के लिए हम स्मॉल एस का यूज करते हैं। उसके बाद जिंक सल्फेट बन गया। जिंक सल्फेट हमारा क्या होता है, ये भी हमारा लिक्विड होता है, तो इसके लिए भी हम एल यूज करेंगे। और H2 जो कि गैस निकल रही है, और H2 हमारी क्या होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, और गैस के लिए हम स्मॉल जी का यूज करते हैं। तो हमने क्या जाना, रासायनिक समीकरण के तत्वों के प्रतीकों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। तो हमने उसकी क्या लिख दी, भौतिक अवस्था लिख दी, कि हमारे जो भी हमने यहाँ पर जितने भी सूत्र प्रतीक लिए उनकी भौतिक अवस्थाएं लिख दी। अब है ताप और उत्प्रेरक किस पर लिखे जाते हैं, एरो पर लिखे जाते हैं। ताप को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ताप के लिए हम डेल्टा यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं ताप के लिए, ताप के लिए हम डेल्टा यूज करते हैं। डेल्टा इसे बोलते हैं डेल्टा, हिंदी में लिख देते हैं डेल्टा, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ते हैं। जो हमारे पास ये एरो है ये अभिक्रिया की दिशा को बताता है, अभिक्रिया की दिशा, अभिक्रिया की दिशा। एरो के जो लेफ्ट साइड में होता है, मतलब बाईं तरफ होता है, तो हम बोल सकते हैं बायां पक्ष। एरो का जो बायां पक्ष है वो हमारा क्या कहलाता है,
वो हमारा अभिकारक कहलाता है। जितने भी हमारे पास एरो के लेफ्ट साइड में होते हैं, बाएं पक्ष में होते हैं, उनको हम अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और जो एरो के दाएं पक्ष में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जो दायां पक्ष है एरो का दायां पक्ष, एरो का जो दायां पक्ष होता है वो हमारा उत्पाद होता है। क्या होता है? उत्पाद होता है। और गैस उत्सर्जन के लिए हम, गैस यहाँ पर निकल रही है और गैस उत्सर्जन के लिए हम इस एरो का यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारे के सारे पॉइंट यहाँ से क्लियर हो चुके होंगे कि आखिरकार रासायनिक समीकरण को हम किस तरह से लिखते हैं। तो आप इसका एक बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो हमारे पास होती है उसमें कितने अवयव होते हैं, उसके कौन कौन से अवयव होते हैं। तो हमारी हेडिंग है रासायनिक समीकरण के अवयव। तो हमारे पास रासायनिक समीकरण के 3 अवयव होते हैं। एक हमारे पास होता है अभिकारक, अभिकारक जिसे हम क्रियाकारक भी बोलते हैं, क्रियाकारक। दूसरा हमारा होता है उत्पाद, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? क्रियाफल। तीसरा हमारा होता है अभिक्रिया की दिशा। तो हमारे पास टोटल 3 अवयव होते हैं। अब इन तीनों अवयवों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम अभिकारक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग भी पड़ी है अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। तो अभी इनको एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर करेंगे। पहले जान लेते हैं डिफिनीशन को, फिर उत्पाद की बात करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का वह पदार्थ जो अभिकारक से मिलकर बना होता है, वह पदार्थ जो अभिकारक से मिलकर बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें बोलते हैं अभिकारक। अब हम अपने तीनों पॉइंट मतलब अभिकारक, उत्पाद और अभिक्रिया की दिशा को इस एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो हम अगर जो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमने कार्बन को लिया और ऑक्सीजन को लिया और उससे बनाया हमने कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा मतलब इस समीकरण से नहीं है, हमारा मतलब यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद को जानना है। तो हम बात करते हैं, तो हमारी अभिक्रिया जो हो रही है यहाँ से हो रही अभिक्रिया में क्या कर रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक पदार्थ। तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन से तो हमारे भाग ले रहे हैं? कार्बन और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं। तो हमारे पास जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में दोनों भाग ले रहे हैं, हमारे क्या हुए? अभिकारक हैं। और उत्पाद क्या था? उत्पाद हमारा वो होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से बनता है। तो जब दोनों अभिकारक ने आपस में रिएक्शन की तो हमारे पास उत्पाद क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम बोलेंगे जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो उत्पाद है। तो यहाँ से क्लियर हो चुका है कि आखिरकार अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। अब सवाल यह है कि आखिरकार हम कैसे पहचानेंगे कि कौन हमारा अभिकारक होता है, कौन हमारा उत्पाद होता है। तो तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर छूट रहा है, वो कौन सा पॉइंट है? अभिक्रिया की दिशा। तो अभिक्रिया की दिशा की बात करते हैं तो जो हमारे पास ये एरो होता है वही अभिक्रिया की दिशा को बताता है। अभिक्रिया की दिशा को बताता है कौन? एरो, तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा बताता है, अभिक्रिया की दिशा बताता है। तो तीनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन हमारा अभिकारक है और कौन हमारा उत्पाद है, इसकी पहचान क्या है। तो सुनिएगा ध्यान से, ये हमारा एरो है, ठीक है। एरो के जो बाईं तरफ होता है वो हमारा अभिकारक होता है, अभिकारक, अभिकारक। और एरो के जो दाईं तरफ होता है वो हमारा उत्पाद होता है, उत्पाद होता है। तो हम बोल सकते हैं जो बायां पक्ष होता है एरो का वो अभिकारक होता है और जो दायां पक्ष होता है वो क्या होता है? उत्पाद होता है। दायां पक्ष,
लेकिन अगर हम एरो को इस तरह से कर दें और इधर हम क्या लिख दें, अभिकारक, और इधर लिख दें हम उत्पाद, तो क्या सही है? नहीं सही है। हमने क्या बोला, अभिकारक वही होता है जो बाएं पक्ष पर होता है एरो के, और जो दाएं पक्ष की तरफ होता है वो उत्पाद होता है। तो यह अभिक्रिया जो हमने बताई ये गलत है और यह पहचान सही है। तो पहचान की बात करते हैं तो यही हमारी पहचान होती है। लेकिन इसको हम सही कर सकते हैं। सही कैसे कर सकते हैं? अगर हम इसको यहां से क्या करें, अगर हम यहां पर उत्पाद लिख दें और यहां पर क्या लिख दें, अभिकारक लिख दें, अब हमारा सही है, क्योंकि अभिकारक से उत्पाद बनता है, उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता है। हमने डिफिनीशन से क्लियर किया है कि जब अभिकारक मिलते हैं तब उत्पाद बनता है। अब यह हमारी रासायनिक अभिक्रिया सही है। तो हमने दोनों पहचान बता दी, आपको क्लियर हो चुका होगा कि अभिकारक और उत्पाद को कैसे पहचानेंगे। तो आप इसका एक बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो हमारा पहला प्रकार है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा प्रकार है असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब आपका ये सवाल है कि सर आखिरकार संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण ये क्या बवाल है, कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण होती है, कौन सी हमारी असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है। तो सुनिएगा ध्यान से। आप बाजार जाते होंगे तो वहां से जब आप सामान लेते हैं, मान लीजिए आप बाजार में आलू या टमाटर खरीद रहे हैं, तो जो हमें आलू और टमाटर बेच रहा है वो एक तरफ उतना बांट रखता है। मान लीजिए 2 किलो आप टमाटर खरीद रहे हैं तो वह एक तरफ 2 किलो का बांट रखता है, दूसरी तरफ वह टमाटर डालता जाता है। जब तक दोनों तरफ का मतलब वेट बराबर नहीं हो जाता है, दोनों चीजें हमारी बराबर नहीं हो जाती हैं, तब तक हम उसे नहीं परचेज करते हैं, नहीं खरीदते हैं। तो यही होता है रासायनिक समीकरण में भी। एक तरफ हमारे होता है अभिकारक, दूसरे तरफ हमारे होता है उत्पाद। तो जितने तत्वों के परमाणु अभिकारक में होने चाहिए उतने तत्वों के परमाणु उत्पाद में होने, तभी वह हमारी बैलेंस रिएक्शन होगी। और अगर दोनों हमारे पास बराबर नहीं है, एक कम है और एक ज्यादा है, मान लीजिए अभिकारक में तत्वों और परमाणुओं की संख्या ज्यादा है और उत्पाद में तत्वों और परमाणुओं की संख्या कम है, तो ऐसी रिएक्शन हमारी असंतुलित रिएक्शन कहलाएगी, अनबैलेंस रिएक्शन कहलाएगी। तो हम संतुलित और असंतुलित रिएक्शन की परिभाषा की बात करते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा की बात करते हैं। तो वह समीकरण, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक व उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होती है। मतलब अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम के 2 परमाणु हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन के हमारे पास 2 परमाणु हैं। अब इधर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 MgO है। तो देखेंगे कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में क्या हमारे पास जो परमाणु हैं समान हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 2 Mg हैं और यहाँ पर हमारे पास 2 लगा हुआ है, तो हम 2 Mg की बात कर सकते हैं। अगर 2 गुणे Mg की बात करें तो हमारे पास 2 Mg हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ 2 Mg है, यहाँ 2 Mg है, तो दोनों तरफ हमारे पास मैग्नीशियम बराबर आ रहे हैं, Mg बराबर हैं। दूसरी बात करते हैं तो ऑक्सीजन, यहाँ पर O2 मतलब 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, 2 यहाँ पर लिखे हैं, फिर ऑक्सीजन यहाँ है। तो हम बात करेंगे 2, तो हमारे पास O2 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा करके 2 की जब हम गुणा O से करेंगे तो हमारे पास O2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी हमारे पास 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी हमारे पास 2 Mg है, यहाँ पर भी हमारे पास 2 Mg है। तो यह रिएक्शन हमारी बैलेंस है, मतलब उत्पाद और अभिकारक दोनों में हमारे पास क्या है, परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए हमारे पास बैलेंस रिएक्शन है, मतलब संतुलित अभिक्रिया है। अब हम बात करते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हम और भी बोल सकते हैं कंकाली रासायनिक
समीकरण। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ऐसी ही चीजें आ जाती हैं जो यूनिक होती हैं। तो ये हमारे पास इसका यूनिक नाम है कंकाली रासायनिक समीकरण। इस बात को ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसकी डिफिनीशन की। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक व उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उसे ही हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन किया और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या समान है। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास कार्बन 1 है, यहाँ पर भी हमारे पास कार्बन 1 है, लेकिन क्या ऑक्सीजन भी सेम है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो हमारे पास यहाँ अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, मतलब ये हमारे पास असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो हमने रासायनिक समीकरण के प्रकार संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण को जान लिया है। अब आपका सवाल ये है कि आखिरकार सर जो हमारे पास संतुलित रासायनिक समीकरण होंगी और असंतुलित रासायनिक समीकरण होंगी, इन्हें हम कैसे पहचानेंगे? ये आपका पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है आपका है कि सर आखिरकार जो हमारे पास असंतुलित रासायनिक समीकरण होंगी, क्या उन्हें हम संतुलित रासायनिक समीकरण में परिवर्तित कर सकते हैं? और अगर जो उनको संतुलित कर सकते हैं तो कैसे संतुलित कर सकते हैं? तो इन दोनों सवालों के मैं एक एक करके आपको जवाब देता हूं। तो सबसे पहले अगर जो हम बात कर लेते हैं तो हमारी जो रासायनिक समीकरण होती हैं वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर निर्भर करती हैं। अब आपका सवाल फिर से है कि आखिरकार सर ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने द्रव्यमान संरक्षण नियम की। तो अब हम जान लेते हैं कि आखिरकार हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। जैसा कि हमने बोर्ड पर हेडिंग डाल रखा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो इसकी डिफिनीशन को भी लिखा है कि इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, द्रव्यमान को ही ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। जब द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं तो हमारे पास एक ही चांस बचता है, एक ही रास्ता बचता है कि उसे हम क्या करें, संतुलित करें। कि अभिकारक और उत्पाद में जो भी हमारे पास तत्वों के परमाणु हैं उनको हम क्या करें, संतुलित करें। इसीलिए हम अपनी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करते हैं। तो अब हम अपने द्रव्यमान संरक्षण को और अच्छे से क्लियर करने के लिए यहाँ पर हम दो उदाहरण लेकर आए हैं। एक उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2। इन दोनों एग्जाम्पल से हम अपने द्रव्यमान संरक्षण के नियम को और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के हमारे पास कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। और हाइड्रोजन के द्रव्यमान की बात करते हैं तो 1 होता है। उसके बाद प्लस का निशान लगा है, प्लस के निशान को लगाया। उसके बाद हमारे पास अगला जो अणु है वो ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन में हमारे पास कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। और ऑक्सीजन के द्रव्यमान की बात करते हैं तो 16 होता है। उसके बाद उत्पाद की तरफ बढ़ते हैं तो उत्पाद में हमारे पास जल है। जल में हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और उसके द्रव्यमान की बात करते हैं तो 1 होता है। फिर इन दोनों के बीच प्लस का निशान लगाया जाता है। जब भी कोई हमारे पास यौगिक होता है उसमें जितने भी परमाणु होते हैं उनके बीच प्लस का निशान लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 परमाणु हैं, इनके बीच हम प्लस का निशान लगा देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा करा तो 2 एकन 2 हुआ, फिर प्लस का निशान, 16 दूनी 32, तो यहाँ पर 32 हुआ। फिर उसके बाद आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो द्रव्यमान की जो इकाई होती है वो म्यू होती है। उसके बाद अगर जो हम बात करते हैं इधर तो 2 एकन 2 प्लस 16 एकन 16, 2 और 16 कितने हो गए, 18 हो गए। और द्रव्यमान की इकाई म्यू होती है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो अभिकारक में हमारे पास जो द्रव्यमान निकल के आया वो 34 निकल के आया और उत्पाद में जो द्रव्यमान निकल के आया वो 18 निकल के आया। तो यहाँ से हमें यह पता चला कि अभिकारक और उत्पाद में द्रव्यमान हमारा बराबर नहीं है। तो जिसमें हमारे पास द्रव्यमान बराबर नहीं होगा अभिकारक और उत्पाद में, वह हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगी, असंतुलित रासायनिक समीकरण होगी। तो जो अभिक्रिया में जो रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद बराबर नहीं होते हैं वो रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती है। उसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो हमारे पास क्या है, कार्बन।
कार्बन के अगर जो हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो कितना होता है, 12 होता है। और कार्बन कितने हैं, 1 है, तो 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। उसके बाद यहाँ पर कार्बन 1 है और उसका द्रव्यमान 12 होता है। इसके बाद ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। तो अब क्या करेंगे, 12 एकन 12 प्लस 16 दूनी 32, 12 एकन 12 16 दूनी 32, 44, 32 12 44। द्रव्यमान की इकाई म्यू होती है, दोनों तरफ म्यू लिख दिया। अब यहाँ पर देखिएगा अभिकारक में भी 44 आ रहे हैं, उत्पाद में भी 44 आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, और जिसमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है वो हमारे पास क्या होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण होती है। तो जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर होगा वो हमारे पास संतुलित रासायनिक समीकरण होगी, और वही द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगी। दूसरी बात, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होगी वो असंतुलित रासायनिक समीकरण होगी, और वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेगी। तो यहाँ से हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्लियर हुआ, और उसी के साथ अगला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ कि कौन सी हमारी असंतुलित रासायनिक समीकरण होगी और कौन सी हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। जो रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगी वो संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। जो समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेगी वो असंतुलित रासायनिक समीकरण होगी। तो देखिएगा ध्यान से, ये हमारी जो समीकरण है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रही है, तो ये हमारे पास संतुलित रिएक्शन नहीं है, संतुलित अभिक्रिया नहीं है। ये अभिक्रिया हमारे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रही है, तो ये हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण। इसी के साथ आप एक इसका बेहतरीन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने अपना पहला क्वेश्चन क्लियर कर लिया है कि कौन सी हमारे पास संतुलित रासायनिक समीकरण होंगी और कौन सी हमारे पास असंतुलित रासायनिक समीकरण होंगी, उनको हम कैसे पहचानेंगे, इस बात को क्लियर कर चुके हैं। अब इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की कि आखिरकार जो हमारे पास असंतुलित रासायनिक समीकरण होंगी उनको हम कैसे संतुलित रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करेंगे, कैसे हम उसे संतुलित करेंगे। तो इसको संतुलित करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, एक विधि होती है। उस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। इस विधि को अनुमान विधि भी बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो हमारी हिट एंड ट्रायल विधि होती है उस विधि को अनुमान विधि भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो हमारी हिट एंड ट्रायल विधि है वो क्या है। तो यहां पर हमने लिख रखा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जो हमारे पास असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है उसको संतुलित करने की विधि हिट एंड ट्रायल विधि होती है। तो हमारे पास एक उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण में हमारे पास एक रिएक्शन है जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसे हम हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित करेंगे। अब आपका सवाल कि आखिरकार ये कैसे असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसे कैसे पहचानेंगे। तो हमने पहचानने का तरीका बता रखा है। तो देखिएगा ध्यान से, अगर जो हम बात करते हैं तो इधर वाले हमारा पार्ट अभिकारक है और इधर वाला हमारा पार्ट उत्पाद है। जब हमारे पास उत्पाद और अभिकारक में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होगी तो हमारे पास संतुलित रासायनिक समीकरण होगी, और जब समान नहीं होगी तो असंतुलित रासायनिक समीकरण होगी। तो देखिएगा ध्यान से, हमारे पास अभिकारक में 1 आयरन है, 1 Fe है, और उत्पाद में हमारे पास 3 आयरन है, 3 Fe है। तो अभिकारक और उत्पाद में आयरन हमारे पास संतुलित नहीं है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन अभिकारक में 2 है और उत्पाद में 2 है। तो हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर बैलेंस है, मतलब संतुलित है। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन अभिकारक में 1 है और उत्पाद में कितने हैं, उत्पाद में हमारे पास 4 है। मतलब अभिकारक और उत्पाद में ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है और आयरन बैलेंस नहीं है, केवल हाइड्रोजन बैलेंस है। तो जब भी हमारे पास अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसा कि इस रिएक्शन में है, ये इसमें हमारे पास तत्वों के परमाणु अभिकारक और उत्पाद में संतुलित नहीं है, ये हमारे असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसे हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित करेंगे। तो हिट एंड ट्रायल विधि में हमारे पास 4 स्टेप होती हैं। इन चारों स्टेप से अपनी रासायनिक समीकरण को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक स्टेप से। तो पहले स्टेप की बात करते हैं, प्रत्येक सूत्र को बॉक्स में बंद कीजिए। तो जैसा कि आप सही सुन रहे हैं, प्रत्येक सूत्र को हमें बॉक्स में बंद करना है।
तो यहाँ से बंद करते हैं। पहले हमने आयरन को बंद किया, फिर हमने जल को बंद किया, फिर Fe3O4 इसको बंद कर दिया, फिर हमने क्या हाइड्रोजन को बंद कर दिया। अब हमारे सभी सूत्र बॉक्स में बंद हो चुके हैं, पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। समीकरण में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की सूची बनाइए। सूची बनाना है तो सूची हमने बना रखी है। अब हमारे पास कितने तत्व हैं, हमारी जो रासायनिक समीकरण है उसमें हमारे पास कितने तरह के तत्व हैं, 3 तरह के तत्व हैं। एक तो हमारे पास आयरन है तो हमने आयरन को लिखा, दूसरा हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को लिख दिया, तीसरा हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को लिख दिया। अब बात आती है कि अभिकारक में कितने आयरन है। अभिकारक में हमारे पास कितने आयरन है, 1 है तो हमने 1 लिख दिया। और उत्पाद की बात करते हैं तो हमारे पास 3 आयरन है तो 3 लिख दिया। अब अगले तत्व को देखते हैं। अगला तत्व हमारा क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास अभिकारक में कितने हैं, 1 है, 1 लिख दिया। और ऑक्सीजन हमारे पास बात करते हैं तो उत्पाद में हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 4 हैं, इसको हमने 4 को लिख दिया। उसके बाद हम अपने अगले तत्व की तरफ बढ़ते हैं तो अगला तत्व हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हमारे कितने हैं अभिकारक में, 2 हैं, जैसा कि आपको साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद उत्पाद में कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हैं, तो हमने 2 उत्पाद में लिख दिया। तो हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अपने हम तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा तीसरा स्टेप जो है अधिक परमाणु वाले तत्वों का गुणा करना। जैसा कि आप सही सुन रहे हैं कि जो अधिक तत्वों वाले परमाणु होते हैं उनका गुणा करना होता है। तो अधिक तत्वों वाले परमाणु की बात कर लेते हैं इस रिएक्शन में। तो हमारे सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन है 4, उसके बाद आयरन 3 है, उसके बाद जो सबसे कम है वो हाइड्रोजन 2 है, जो दोनों तरफ इक्वल हैं। अब सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व का गुणा करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन सबसे अधिक परमाणु वाला तत्व है तो ऑक्सीजन में सबसे पहले हम गुणा करेंगे। तो अभिकारक में हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 1 है, और उत्पाद में हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 4 है। तो हम कितने से गुणा करें कि दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ हमारे ऑक्सीजन बराबर हो जाएं। तो अगर जो हम इस ऑक्सीजन को 4 से गुणा कर दें तो हमारे पास इधर भी ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे, इधर भी ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम इस बॉक्स के बाहर 4 से गुणा कर देंगे। अब जब बॉक्स के बाहर 4 से गुणा कर रहे हैं तो हाइड्रोजन से भी 4 से गुणा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमने 4 से ऑक्सीजन से गुणा किया तो हमारे पास दोनों तरफ क्या हुआ, ऑक्सीजन 4 अभिकारक और 4 उत्पाद दोनों तरफ बराबर हो चुके हैं। उसके बाद हमने जब 4 से ऑक्सीजन से गुणा किया तो 4 से हाइड्रोजन से भी गुणा हो रहा है, तो हम 4 से हाइड्रोजन से भी गुणा कर देंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन भी कितने हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं। उसके बाद हमारा अधिक परमाणु वाला तत्व आयरन है। आयरन उत्पाद में 3 है, अभिकारक में 1 है, तो हमें अभिकारक में आयरन को बराबर करना है। तो दोनों को 3 करने के लिए तो इस आयरन को हम कितने से गुणा करेंगे, 3 से। तो हम बॉक्स के बाहर 3 से गुणा करते हैं। तो हमने अभिकारक वाले आयरन में कितने से गुणा किया, 3 से। तो यहाँ पर हम 3 से गुणा कर दिया तो हमारे पास अभिकारक और उत्पाद दोनों में आयरन इक्वल हो चुके हैं। तो हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हम चौथे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। चौथा स्टेप हमारा है हाइड्रोजन लगाकर परमाणुओं को संतुलित करना। अब देखिएगा, हाइड्रोजन लगाकर हम अपने परमाणु को संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 2 चक्कू 8, यहाँ पर हमारे पास आयरन 8 हो चुके हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 ही हाइड्रोजन है। तो हम यहाँ पर कितने से गुणा कर दें कि हमारे हाइड्रोजन 8 हो जाएं। तो यहाँ से हम 4 से गुणा कर देंगे, 2 चक्कू 8 मतलब 8 हाइड्रोजन हो गए। तो हमने उत्पाद में कितने से गुणा किया, 4 से गुणा किया तो हमारे पास उत्पाद में भी 8 हाइड्रोजन हो चुके हैं। तो अब हमारी ये रिएक्शन संतुलित हो चुकी है। आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर देखिए आयरन हमारे पास 3 है, यहाँ पर भी हमारे पास आयरन 3 है, यहाँ पर भी हमारे पास ऑक्सीजन 4 है, 4 एकन 4, यहाँ पर भी हमारे पास ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर हमारे पास 2 चक्कू 8 हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पर भी हमारे पास 2 चक्कू 8 हाइड्रोजन 8 है। तो हमारे पास एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो चुकी है। पहले हमारे पास असंतुलित रासायनिक समीकरण थी, उसके बाद हमने उसमें हिट एंड ट्रायल विधि लगाया जिससे हमारे पास वो संतुलित रासायनिक समीकरण में बदल चुकी है। तो जब भी हमारे पास कोई असंतुलित रासायनिक समीकरण होगी उसे हम अपने हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित रासायनिक समीकरण में परिवर्तित कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अब कभी भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलने के लिए। तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ से क्लियर हो चुका है।
तो आप इसका एक बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उसको हम अपने अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे और उस पार्ट की लिंक इस पार्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उसे देख लीजिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि हम मोटिवेट हों और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करें। मिलते हैं कल 8 बजे एक नई सोच और एक नई उमंग के साथ अपने रासायनिक अभिक्रियाओं के टाइप के साथ। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।